हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावा बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और ये सेकंड वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री रिवीजन सीरीज में, जो एमपीपीएससी मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2019 के लिए। बिफोर दैट, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज है। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, या जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या गौरव पूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्या क्या इसमें हुआ है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, 1688 में या 1688 में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो 1688 जो है, बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजेस हुए। और क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, जो स्टुअर्ट किंग जेम्स सेकेंड थे, उनको हटा दिया गया, या वो हट गए। मतलब ये एक ऐसा था कि स्पॉन्टेनियसली चीजें होती रही, बहुत बड़ा ऐसा रिवोल्ट नहीं हुआ कि लड़ाइयाँ हुई हो या खून खराबा हुआ हो। तो ऐसी चीजें नहीं हुई। इस रिवॉल्यूशन में सबसे स्पेशल चीज इसकी यही है। यहाँ पर आपको एक कीवर्ड मिलता है, वो है स्टुअर्ट किंग जेम्स सेकेंड। अब यहाँ पर एक नहीं, इनफैक्ट आपको दो कीवर्ड्स मिलते हैं। एक तो है स्टुअर्ट डायनेस्टी और दूसरा है स्टुअर्ट किंग जेम्स सेकेंड। तो यहाँ पर ये दोनों से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड पर डायनेस्टी राज कर रही थी एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, वो थी स्टुअर्ट डायनेस्टी। और किसके टाइम में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वो हुआ था जेम्स सेकेंड के टाइम में। देखो, यहाँ पर ended the constitutional struggle which had been continuing between them for several decades। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुआ है, या ऐसे रिवॉल्यूशन हुआ और ये जो सिस्टम था वहां का एकदम ही चेंज हो गया, नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी सिविल वॉर जो है वो हो चुका था, और लोगों ने ये बता दिया था कि हम जो डेस्पोट्स है, या जो किंग जो है, जो ये समझते हैं कि डिवाइन राइट होता है किंग का ओवर दी कंट्री, यानी कि जो भी लोग रह रहे हैं, या जो भी उनके कंट्री में लोग रह रहे हैं, तो वो उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, और भगवान से सीधे उनको आदेश मिलता है। तो डिवाइन राइट मीन्स यही होता है कि सीधे कनेक्टेड टू गॉड, है ना। आगे देखें तो इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, वो ये है कि कंप्लीटली ब्लडलेस था। ठीक है, ब्लडलेस मतलब यहाँ पर खून जो है बिल्कुल नहीं बहा, लोगों को मारा नहीं गया, लोगों ने लड़ाई में हिस्सा इस तरीके से नहीं लिया कि किसी की यहाँ पर हत्या की जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर यहाँ पर ऑल द चेंजेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिवोल्यूशनरी वर इफेक्टेड पीसफुली। अब यहाँ पर था तो ये रिवोल्यूशन, पर सारी चीजें जो है वो शांतिपूर्वक हुई है। अगर हम लोग बात करें 1688 की, तो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहलाता है। अगर हम बात करें कॉजेस की, तो कॉजेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। वैसे 3 नंबर में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको 6 नंबर में या 15 नंबर में पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन। तो यहाँ कॉजेस जो है वो आपको, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट्स, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर आप एक बार समझ लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कॉजेस क्या थे। सबसे पहले बात करें तो हम लोग लैक ऑफ फार साइटेडनेस, मतलब दूरदर्शिता की कमी थी। अब बात करें हम लोग 1685 की बात करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन कब हुआ, 88 में हुआ, लेकिन 1685 में क्या हुआ था, 1685 में चार्ल्स सेकेंड जो है, चार्ल्स सेकेंड जो है, इनकी डेथ हुई थी। लेकिन 1680 में, 1680 में ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इनके बाद इनका भाई जो है जेम्स सेकेंड, ये किंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत यहाँ से होती है। अब देखो, चार्ल्स सेकेंड जो था वो भी एक स्टुअर्ट किंग था, लेकिन एक बात थी कि वो थोड़ा सा सेंसिबल था, वो डिवाइन राइट में बिलीव नहीं करता था। और इनफैक्ट जेम्स जो था वो उसका जो सोचने का तरीका था वो अलग था, वो कंप्लीट डेस्पॉट था। डेस्पॉट मीन्स तानाशाह एक तरीके से, इस तरीके से रूल करना, उनको लगता है कि गॉड ने उनको ही हायर किया हुआ है और रूल करने के लिए। तो यहाँ पर उसमें फार साइटेडनेस की बहुत कमी थी, और इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। और लगभग
इनके जो पिता थे उन्होंने लगभग 25 सालों तक राज किया, लेकिन वहां पर जेम्स सेकंड ने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा, जो उनकी क्वालिटीज थी वो कुछ भी नहीं थी। और एक अलग तरीके से उन्होंने सोचा रूल करने का, ना जो लोग थे उनके बारे में सोचा। तो ये एक बड़ा रीजन था, जो फार साइटेडनेस या दूरदर्शिता की कमी थी जेम्स सेकंड में। तो उसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन जो है माना जाता है, उसका भी एक कारण रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की। कॉज नंबर 2 है रिवोल्ट ऑफ मॉनमॉथ। तो मॉनमॉथ कौन था? देखो, जैसे मैंने कहा आपको, 1685 तक चार्ल्स सेकेंड जो है उनका रूल था, लेकिन 1685 तक चार्ल्स सेकेंड का रूल था, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, वो है मॉनमॉथ। तो मॉनमॉथ जो है वो चार्ल्स सेकेंड के इलेजिटिमेट सन थे, यानी कि उनकी नाजायज संतान थे। तो यहाँ पर लोगों के कहने पर, हालांकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे मॉनमॉथ की ये रिवोल्ट करे, पर लोगों के कहने पर इन्होंने रिवोल्ट किया, और उसी वजह से मतलब यहाँ पर चार्ल्स सेकेंड जो है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि, मतलब चार्ल्स सेकेंड ने डिक्लेयर कर दिया था कि जेम्स सेकेंड जो है वो उनका हायर रहेगा। बट यहाँ पर जेम्स सेकेंड के खिलाफ मॉनमॉथ जो है उन्होंने रिवोल्ट किया, और एक काइंड ऑफ बैटल भी हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो राजा था या जो किंग था उनकी जीत हुई यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक कॉज था जो रिवॉल्यूशन का कॉज बना है। ठीक है, थर्ड जो है पार्शियल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द किंग। अब क्योंकि जेम्स सेकेंड जो था वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता था। आपको जैसा मैंने बताया था, रेनिसा का वीडियो अगर देखा होगा, तो दो रिलीजन मेनली वहां पर वर्क करते थे क्रिश्चियनिटी में। एक था रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथोलिक जो था ना, ये कहें कि हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे या जो रूढ़िवादी क्रिश्चियन थे, वो उस पर बिलीव करते थे रोमन कैथोलिक्स पर। प्रोटेस्टेंट जो थे वो क्या करते थे, वो प्रैक्टिकल चीजों पर बिलीव करते थे, चर्च या पोप की एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जेम्स सेकेंड जो है वो क्या था, वो कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उनमें ज्यादा संख्या किसकी थी, उनमें ज्यादा संख्या प्रोटेस्टेंट्स की थी। और ये जो रोमन कैथोलिक था, तो ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके खिलाफ थोड़ा सा जो पॉलिसीज वगैरह थी या इस टाइप की जो चीजें थी वो उनके खिलाफ ही करता था। तो ये एक बड़ा रीजन बना है रिवोल्ट का, जो हुआ है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिस्पेंसिंग एंड सस्पेंडिंग पावर। अब यहाँ पर क्या होता था, देखो जेम्स जो था वो बिलीव करता था डिवाइन राइट में। डिवाइन राइट जो है, या जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि एक गॉड ने इनको भेजा है कि भैया तुम रूल करो और तुम्हारा जैसा मन है वैसा रूल करो। तो इस थ्योरी में ये बिलीव करता था। तो यहाँ पर ये क्या हुआ फिर, कि भैया जब गॉड ने ही आपको हायर किया हुआ है, अगर गॉड ने ही आपको भेजा है, तो इनके हिसाब से ना जेम्स सेकंड के हिसाब से ना इन पे कोई रूल लगता है, ना कोई कोर्ट जो है इनको कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उनको भी आजाद कर दिया। तो ये इस टाइप की बहुत सारी क्या कहूँ मैं, गलत चीजें इन्होंने कही, और जो लोग थे, जो इंपॉर्टेंट पावर्स थी, उनकी पावर्स ले ली गई, और यहाँ अल्टीमेटली बस सारी पावर जो है अपने हाथ में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है ओपन वायलेशन ऑफ टेस्ट एक्ट। नाउ व्हाट इज टेस्ट एक्ट? तो चार्ल्स सेकेंड के टाइम पे ये आया था, और उन्होंने क्या कहा था कि एंग्लिकन चर्च के जो फॉलोअर्स हैं वही उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसके लिए उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। तो चार्ल्स सेकेंड ने ये लाया था। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो एंग्लिकन चर्च के फॉलोअर्स थे उनको तो हटा दिया, और जो अपना फेवरेट रिलीजन था या जिसको वो फॉलो करता था, यानी कि रोमन कैथोलिक रिलीजन, उसके जो लोग थे उनको चर्च में अपॉइंट किया गया, या गवर्नमेंट पोस्ट जो है उनको दी गई। तो ये ओपन वायलेशन किया गया टेस्ट एक्ट का, जो चार्ल्स सेकेंड लेकर आए थे। आगे हम लोग बात करें तो इनकी आर्बिट्रेरी फॉरेन पॉलिसी जो है, या जो भी ये मर्जी से करते थे, हर चीज उन्होंने मर्जी से की जेम्स सेकेंड ने। और इनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी उससे भी बहुत ज्यादा जो रिवॉल्यूशन है उस पर प्रभाव पड़ा, या उसके होने में इनका एक कारण रहा है। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये जो थे ये कैथोलिज्म को फॉलो करते थे, रोमन कैथोलिक थे जेम्स सेकेंड, और फ्रांस के जो किंग थे वो भी रोमन कैथोलिक थे। तो यहाँ पर इन्होंने जो अलायंस है वो कर लिया फ्रांस के साथ। बट जो
प्रोटेस्टेंट जनता थी वो ये नहीं चाहती थी कि फ्रांस के साथ अलायंस हो। इन्होंने कहा भी कि भैया ये जो अलायंस है आप इसको खत्म करो, फ्रांस के साथ जो आपने इंग्लैंड ने जो अलायंस किया उसको खत्म करो, पर इन्होंने नहीं माना। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये भी लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस। अब क्या हुआ कि जो कैथोलिक्स थे, जेम्स सेकंड ने ज्यादातर कैथोलिक्स जो है रोमन कैथोलिक उनको हायर पोस्ट पे अपॉइंट तो कर ही दिया, लेकिन इतने में ही इनका मन नहीं भरा। इनका मन था कि इंग्लैंड जो है कंप्लीटली एक कैथोलिक कंट्री बन जाए। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके साथ तो बुरा किया ही इन्होंने, और बल्कि ये इंडल्जेंस एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे या जो भी इम्पोज किए गए थे कैथोलिक्स पर उनको कंप्लीटली हटा दिया गया। मतलब अब कैथोलिक्स जो है वो कंप्लीटली फ्री हो गए, सिर्फ एक बार नहीं, 1687 में और 1686 में, ठीक है 88 में, हाँ 87 और 88 में दो यहाँ पर इंडल्जेंस लाए गए, और जिसकी वजह से जो कैथोलिक्स पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो पूरे हट गए। फिर इसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 बिशप्स। जो 7 बिशप्स थे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी उस समय पर, अब ये डिक्लेरेशन जो आया तो उसके बाद जो इंडल्जेंस का डिक्लेरेशन आया तो यहाँ पूरी कंट्री में अपोज किया गया, इंग्लैंड में पूरी कंट्री में इसका अपोज किया गया। और 7 बिशप्स जो है उनको ये कहा गया जबरदस्ती कि आप लोगों को ये बताओ अगेंस्ट देयर विल, और फिर क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया तो इनको इम्प्रिजन कर लिया गया या इनको जेल में बंद कर लिया गया। तो ये जो है उनको कैद करने के बाद ये एक लोगों में असंतोष का कारण बना, ठीक है। इसके बाद बर्थ ऑफ जेम्स सेकंड सन। अब यहाँ जो है जेम्स सेकंड की दो बेटियां ही थी। कौन कौन सी थी? एक मैरी और दूसरी एन। तो अगर हम लोग बात करें, मैरी जो है उनकी शादी हुई थी एक प्रोटेस्टेंट किंग विलियम ऑफ ऑरेंज ऑफ हॉलैंड के साथ, ठीक है। जो मैरी थी उनकी शादी विलियम ऑफ ऑरेंज ऑफ हॉलैंड के साथ शादी हुई थी इनकी, और वो एक प्रोटेस्टेंट किंग थे, प्रोटेस्टेंट्स के फॉलोअर थे। और साथ ही अगर मैरी की बात की जाए तो वो खुद भी प्रोटेस्टेंट थी। और एन अगर इनकी बात की जाए तो एन भी प्रोटेस्टेंट थी। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, 1688 में जन्म होता है इनके बेटे का। अब यहाँ पर इनको क्या लगा लोगों को कि 1688 तक लोगों का ये सोचना था कि इन दोनों में से कोई एक क्वीन बनेगी, और जिसमें ज्यादा चांसेस जो थे वो मैरी के थे। और मैरी कैसे, कौन थी? ये प्रोटेस्टेंट थी। तो जो प्रोटेस्टेंट थी जिनका नंबर हालांकि ज्यादा था इंग्लैंड में, तो उनका ये सोचना था कि मैरी के आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स जो है उनका मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको वो नहीं फेस करना पड़ेगा आगे। बट यहाँ पर 1688 में इनके बेटे के जन्म के बाद यहाँ लोगों की इस गलत फहमी को ये लगा लोगों को कि चलिए ये जो है ये गलत फहमी थी कि अब इनका बेटा जो है जेम्स सेकंड का बेटा किंग बनेगा, और हो सकता है कि ये जेम्स सेकंड जो है अपने बेटे को कैथोलिक बनाए, रोमन कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट की तो फिर से हालत खराब होने वाली है। तो इस वजह से भी रिवॉल्यूशन जो है इमीडिएटली 1688 में हुआ है। नाउ देखते हैं हम लोग इवेंट्स को। अब आउटब्रेक कैसे होता है अब देखते हैं हम। 1688 में 7 बिशप्स जो है उनको भी इम्प्रिजन किया गया, और साथ ही जेम्स सेकंड जो है उनके भी बेटे की का जन्म हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग दो ग्रुप आपको मिलेंगे, विग ग्रुप और टॉरी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर दो जो ग्रुप होते थे इंग्लैंड में उस टाइम पे, तो उन्होंने दोनों ने ही मिलकर क्या किया, विलियम ऑफ ऑरेंज जो है हॉलैंड के, उनको इनवाइट किया, जो जेम्स सेकंड की बेटी थी उनके हस्बैंड, और मैरी जो है उनकी बेटी, उनको इंग्लैंड इनवाइट किया। फिर क्या किया गया, तो यहाँ पर विलियम जो है वो आए लगभग 15,000 अपने सोल्जर्स के साथ, और जो पोर्ट ऑफ टॉबे जो है इंग्लैंड का, वहां पर इन्होंने लैंड किया। अब ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैल गई, मतलब आग की तरह फैल गई इंग्लैंड में, कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज है हॉलैंड के, वो आ रहे हैं, और उनके साथ बहुत सारे जो सोल्जर्स है वो भी आ रहे हैं। इसके बाद जो जेम्स सेकंड जो थे वो डर गए इसी बात से, ठीक है। तो यहाँ पर उनके कुछ वर्ड है, गॉड बी मर्सीफुल, माई ओन चिल्ड्रन हैव फॉरसेकन मी। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भगवान दयालु हो, मेरे अपने बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर कही। और क्योंकि उनकी जो बेटी थी एन वो भी उनके अगेंस्ट थी, उनकी जो बेटी थी मैरी वो भी उनके अगेंस्ट थी। फिर यहाँ पर जो जेम्स सेकंड है उन्होंने क्या किया, वो फ्रांस चले गए उनकी बीवी और बच्चों को लेकर, और साथ ही जो सील थी वो उन्होंने थेम्स रिवर जो है लंदन में, सुना होगा आपने, इंग्लैंड में थेम्स रिवर में उसको फेंक दिया। और साथ ही ये रिवॉल्यूशन जो है इस तरीके से कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ एक बूंद भी खून नहीं बहा। जो किंग
किंग था जेम्स सेकेंड, वो वहां से भाग गया। और फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो जो फ्रांस का किंग था उस टाइम पे लुई 14, उन्होंने जेम्स का स्वागत किया और उनको रहने के लिए महल दिया। और लगभग 1701 तक के 1701 तक जेम्स सेकंड जीवित रहे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन पास किया गया इंग्लैंड में। विलियम और मैरी जो है उनको जॉइंटली एंथ्रोन किया गया, उनको जो वहां पर इंग्लैंड है उसका जो पावर है उनके हाथ में दी गई फाइनली ऑन जनवरी 22 1689 को। वैसे ये कहा जा रहा था कि मैरी को बनाया जाए क्वीन और साथ में बाद में विलियम को यहाँ पर ऐड किया गया, पर विलियम ने इस चीज को माना नहीं। उन्होंने कहा कि भैया ये तो मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पर ज्वाइंटली इनको एंथ्रोन किया गया। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इसके, इस रिवॉल्यूशन के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन हुए या चेंजेस हुए थे। सबसे पहली चीज जो है वो है एंड ऑफ डेस्पोटिज्म, जो निरंकुशता जो है या डेस्पोटिज्म है उसका खात्मा हो गया कंप्लीटली जेम्स सेकंड के जाने के बाद। अब किंग जो है, किंग या क्वीन जो है, उनके पास पावर्स जो है वो काफी लिमिटेड हो गई। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई, पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया गया। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पर जो कैथोलिक्स का साथ देता था जेम्स सेकेंड, तो कहीं ना कहीं वो चीजें चेंज हुई और प्रोटेस्टेंट जो है वो काफी पावर में आए। इसके बाद आगे बात करें तो हम लोग रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस के बाद इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिसीज, तो अब यहाँ पहले जैसा फ्रांस का साथ दिया जाता था, तो यहाँ पर एक ट्राइपर्टाइट पॉलिटिकल जो अलायंस है वो हुआ इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के बीच में। जो पहले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही होता था जेम्स और चार्ल्स के टाइम पर, तो वो इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। तो यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस जो है या पॉलिसीज जो है इंटरनेशनल पॉलिसीज, उसमें भी काफी चेंज हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।